हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ, और यह आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। अब आज अपन देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ये क्या होता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में होता है तो उसे एक बल का अनुभव होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और यह बाहर की तरफ लगता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा लगेगा बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन थी अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा लगेगी बाहर की तरफ। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जब ऑब्जर्वर खुद रोटेटिंग फ्रेम के अंदर आ जाता है तो उसको एक बाहर की तरफ फोर्स फील होता है, वही होता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपन ने यहाँ पे m मास का एक पार्टिकल लिया। अब उस पार्टिकल को अपन सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं और अपन बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं जी ये पार्टिकल जिस धागे से बंधा हुआ है उस धागे में अंदर की तरफ एक तनाव बल लगेगा। वह तनाव बल होगा अभिकेंद्रीय बल के बराबर या सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। अब अगर अपन खुद पार्टिकल की तरफ, पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ पे अपन खुद को एज्यूम कर ले। अगर अपन खुद यहाँ पे बैठ जाए और अपन अगर गोल गोल ऐसे पाथ में घूमे तो अपन को लगेगा अपन पे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उसकी वजह से अपन को लगेगा कि अपन बाहर की तरफ फिक जाएंगे, ऐसे गोल गोल घूमते हुए अपन बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं जब अपन मेले में जाते हैं और वहाँ पे अपन झूले खाते हैं ये गोल वाले, तो अपन को लगता है जैसे ये गोल गोल घूमता है तो अपन को लगता है अपन बाहर की तरफ फिक जाएंगे। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि उस टाइम अपन ऑब्जर्वर होता है और अपन खुद रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होता है तो अपन को लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन पे फील होता है। अब अगर अपन खुद बाहर से ऑब्जर्व करें तो अपन को लगेगा अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ऑब्जर्वर खुद रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होता है तो उस पे एक फोर्स फील होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व करता है रोटेशन मोशन को तो उस टाइम उसको लगता है अंदर की तरफ एक बल लग रहा है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं m मास का पार्टिकल r लेंथ की स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उस स्ट्रिंग पे अंदर की तरफ एक टेंशन लग रही है, वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर और उसकी वैल्यू हो गई mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर बाई r। अब यहाँ पे अगर अपन खुद m की जगह अगर अपन को खुद को यहाँ पे फील करें तो अपन को लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो गया माइनस mv स्क्वायर बाई r, या फिर अपन एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, किसी मोड़ पर जब अपन किसी गाड़ी को टर्न करवाते हैं तो अपन देखते हैं जिस साइड में टर्न होता है अपन उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में थोड़ा झुक जाता है। जैसे अगर ये मोड़ इस साइड में है, अगर अपन को यहाँ पे गाड़ी ऐसे टर्न करनी है तो अपन थोड़ा सा इधर की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि उस टाइम अपन पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्जर्वर खुद वहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम में है, अपन खुद वहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है तो अपन को बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा, वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अपन बाहर से चीजें ऑब्जर्व करते हैं तब तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है अंदर की तरफ, और जब ऑब्जर्वर खुद रोटेटिंग फ्रेम के अंदर चला जाता है तो उसको बाहर की तरफ एक बल का अनुभव होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीपिटल का भी होता है और mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ कर्व। तो अपन देखते हैं जब अपन किसी मोड़ पे गाड़ी को घुमाते हैं तो अपन पे एक फोर्स लगता है। जिस साइड में अपन टर्न ले रहे हैं, जैसे अपन अगर टर्न ले रहे हैं इस साइड में तो अपन थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक जाते हैं। ऑपोजिट साइड में अपन थोड़ा सा झुक जाते हैं, वो झुकते हैं अपन क्योंकि अपन पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, जब ऑब्जर्वर खुद रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होता है तो उस टाइम उस पर एक फोर्स लगता है, वो होता है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है बाहर की तरफ। अपन पे उस टाइम लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अपन खुद होते हैं रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। अपन देख रहे हैं अपन सर्कुलर पाथ में अपन खुद ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तो अपन पे उस टाइम लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसकी वजह से अपन थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक जाते हैं। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो ये जो कार है इस कार को ऐसे पलट जाना चाहिए था, लेकिन इस कार को पलटने से कौन रोक रहा है? तो अपन देख रहे हैं जो कार के पहिया और जो सरफेस होता है उसके बीच में लगता है उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कार को पलटने से रोकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, उसकी वजह से कार जाना चाह रही है बाहर की तरफ। उस कार को बाहर की तरफ जाने से बचा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो अपन देखेंगे जितनी ज़्यादा फ्रिक्शंस की वैल्यू होगी उतने ही कार के पलटने के चांस कम होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F = μn, जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बराबर। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो होगी μn के बराबर। अब अपन कार को देखते हैं, तो जो कार का भार है, कार का भार तो लग रहा है नीचे की तरफ, वो हो गया mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लगेगा हमेशा ऊपर की तरफ। तो अपन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर है mg के। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ और उतना ही वापस नीचे लग रहा है कार का भार, वो है mg। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई n = mg। अब यहाँ से अपन n की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो अपन को मैक्सिमम फ्रिक्शंस मिला μmg। अब अपन देखेंगे जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा कार के पलटने के चांस उतने ही कम होंगे, क्योंकि कार जब टर्न करेगी तो वो होल्ड करके रखेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तब तो कार बाहर की तरफ चली जाएगी। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब कार टर्न करेगी तो आसानी से टर्न कर सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की जगह अपन ने वैल्यू निकाली μmg, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है mv²/r, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को मिली v² < μgr। तो जो कार है, कार की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा √μgr से कम होनी चाहिए। अगर अपन ने कार की स्पीड है, कार की स्पीड को अगर √μgr से अगर बढ़ा दिया तब उस टाइम फ्रिक्शन कार को नहीं रोक पाएगा और उस टाइम जो कार है वो बाहर की तरफ पलट जाएगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कार की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है μgr। तो जब अपन टर्न करते हैं कर्व सरफेस पे तो अपन की जो स्पीड है वो स्पीड की वैल्यू हमेशा √μgr से कम होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम √μgr के बराबर हो सकती है। लेकिन अगर अपनी कार की स्पीड μgr से अगर ज़्यादा हुई, √μgr से ज़्यादा हुई, तो वो कार बाहर की तरफ पलट जाएगी, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी कम और बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। तो अपन देखते हैं जो μgr है, जो मैक्सिमम स्पीड है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं म्यू की वैल्यू से कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो इफेक्ट हो रही है। अगर म्यू की वैल्यू अगर अपन चेंज कर देंगे तो जो कार की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, कम भी हो सकती है मैक्सिमम स्पीड, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपन देख सकते हैं अपन मोटे टायर यूज कर सकता है। अगर टायर अगर मोटे होंगे तो अपन उसमें लगेगा फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस टाइम मैक्सिमम स्पीड पे भी कार को अपन टर्न करवा सकते हैं। एक देखते हैं अपन बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू कम हो जाती है। उस टाइम जो कार के पहिया और जो सरफेस होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शंस कम लगता है। नॉर्मल अपन देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी कार को अगर अपन 80 की स्पीड पे टर्न करें तो वो कार नहीं पलटती है, आसानी से टर्न हो जाती है। लेकिन बारिश के मौसम में म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अगर उस कार को अगर अपन 60 की स्पीड पे भी अगर अपन टर्न करवाएंगे तो उस कार के पलटने के चांस होते हैं, क्योंकि उस टाइम बारिश के मौसम में म्यू की वैल्यू कम हो गई। म्यू की वैल्यू जैसे ही कम होगी तो मैक्सिमम स्पीड भी कम हो गई, कम स्पीड पे भी कार के पलटने के चांस हो सकता है। एक देख रहे हैं जो मैक्सिमम स्पीड को इफेक्ट कर रहा है वो है रेडियस। जो अपन जिस कर्व पे अपन टर्न करवा रहे हैं उस कर्व की रेडियस कितनी है। अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो अपन देखते हैं अगर अपन जहाँ पे अपन को कार को टर्न करवानी है, अगर वो कर्व अगर बड़ा
है, अगर उसकी रेडियस बड़ी है तो वहाँ पे अपन मैक्सिमम स्पीड पे भी कार को टर्न करवा सकते हैं। और अगर अपन जिस पाथ पे अपन को कार को टर्न करवानी है अगर उसकी रेडियस कम है तो वहाँ पे अपन की स्पीड की भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे अपन को कम स्पीड पे कार को टर्न करवानी होगी। तो ये कुछ फैक्टर होता है जो स्पीड को इफेक्ट करता है। एक तो होता है म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस जिस कर्व पे अपन कार को टर्न करवा रहे हैं उसका रेडियस कितना है, रेडियस को बढ़ा दो तो कार को अपन आसानी से टर्न करवा सकते हैं। तो अपन देखते हैं जितना बड़ा सर्कल होता है मूव टर्न कराने के लिए वहाँ पे अपन उतनी ही स्पीड से कार को टर्न करवा सकते हैं। तो कार की अपन को मैक्सिमम स्पीड मिलती है रूट ऑफ म्यू जी आर। इससे अगर ज़्यादा स्पीड हुई कार की तो कार टर्न नहीं होगी, कार के पलटने के चांस हो गए, कार आसानी से पलट सकती है। अगर अपन को कार को नहीं पलटने देना है तो अपन को स्पीड हमेशा रूट ऑफ म्यू जी आर से कम रखनी होगी। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन डेथ वेल, मौत का कुआं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो कुएं की जो दीवार होती है उस दीवारों पर गाड़ियाँ घूमती है, तो उन गाड़ियों को कितनी स्पीड रखनी चाहिए, कितनी स्पीड रखे कि वो गाड़ी यहाँ पे इस जो दीवार है कुएं की उस पर वो आसानी से चल सके। अगर वो कम स्पीड रखेगी तो उसके गिरने के चांस हो गए, वो नीचे गिर सकती है। तो अपन देख रहे हैं जब गाड़ी दीवार पे घूमती है तो वो एक सर्किल को कंप्लीट कर रही है, तब उस टाइम उस पर लग रहा है एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अपन देखते हैं ये जो कार है, कार कुएं की दीवार पे इस प्रकार से है तो उस पर एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वो लगेगा अंदर की तरफ और अंदर की तरफ वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा लगता है अंदर की तरफ, तो उस टाइम जो कार पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, वो होगा mv²/r। अब कार देखते हैं, कार जब यहाँ पे इस दीवार पे है तो कार का भार लग रहा है नीचे की तरफ और कार को नीचे जाने से रोक रहा है फ्रिक्शन लग रहा है, वो कार को नीचे जाने से रोक रहा है। तो फ्रिक्शन लग रहा है जस्ट ऑपोजिट साइड में, कार का भार है नीचे की तरफ तो फ्रिक्शंस लग रहा है ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा है भार से, इसी वजह से कार आसानी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और ग्रेटर देन होनी चाहिए mg से। तो F मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम फ्रिक्शंस की वैल्यू निकाली, मैक्सिमम फ्रिक्शंस होता है म्यू एन के बराबर, तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी, म्यू एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए mg के। नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू अपन ने निकाली mv²/r, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है नॉर्मल के अलोंग और अंदर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शंस हो गया mv²/r। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे mv²/r। अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो अपन को स्पीड मिली, मैक्सिमम स्पीड v की वैल्यू रूट ऑफ rg/μ से ज़्यादा होनी चाहिए। जब बाइक मौत के कुएं में चलती है तो बाइक या कार की स्पीड है वो रूट ऑफ rg/μ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम वो स्पीड रखेंगे तो वो कार या जो बाइक है वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगी और वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर दो।